नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 मार्च 2022 की पहली शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों के बारे में। इसके पहले मैं आपको 5 तारीख के दोनों शिफ्ट के और 6 तारीख के दोनों शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, तो आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर हमें वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाती, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी वीडियो डलती है उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से जाकर उसे आप देख सकते हैं। और वीडियो के अलावा बाकी जो आपकी अपडेट आती हैं उन सब की जानकारी भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है। और 5 और 6 तारीख के जो मैथ के पेपर हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम के नाम से, तो उसमें आप तमाम वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं 7 मार्च 2022 की पहली शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों के बारे में। अब यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनकी तैयारी आप लोग करते चलें। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उसका आप नोट्स बना लें, जिससे एग्जाम के टाइम उसका रिवीजन आप कर सकें। इसके साथ साथ कैसे कम समय में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका टाइम कैसे बच सकता है, इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन के साथ आप सारी चीजें देखते चलें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर 7 तारीख को पूछा गया था, 4 के पहले 5 गुणनों का माध्य ज्ञात करें। तो पहले तो आपको यहाँ पर माध्य पता होना चाहिए, मीन क्या होता है, और मीन के साथ साथ आपको गुणज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके मल्टीपल क्या होते हैं, तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बात करें माध्य के बारे में, मीन क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, औसत। एवरेज को ही माध्य बोला जाता है। तो किन्हीं भी संख्याओं का अगर आपसे माध्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का एवरेज निकाल देंगे। लेकिन हमसे बोला गया कि 4 के पहले 5 गुणज। अब दो शब्द आपने सुने होंगे, एक आपका मल्टीपल होता है और एक होता है आपका फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर में आपका क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे आगे प्रश्न आपके बन सकते हैं कि आपका फैक्टर और मल्टीपल क्या है। मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में गुणज बोलते हैं। फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 4 के 5 मल्टीपल की, तो 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 के दोनों चीज़ें निकालेंगे। पहले अगर हम मल्टीपल की बात करें तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है संख्या मल्टीप्लाई होती जाती है, तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें 4 के फैक्टर की, तो फैक्टर कैसे निकलते हैं, फैक्टर होते हैं कि जिन संख्याओं से 4 डिवाइड है वही इसके फैक्टर हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, तो ये क्या है, आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड है, तो ये 3 फैक्टर हैं। और यहाँ पर मल्टीपल की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लगातार आपकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इनफाइनाइट मल्टीपल यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 4 के पहले 5 गुणज का एवरेज क्या है या माध्य क्या है। तो 5 मल्टीपल क्या होंगे, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया और 20 हो गया। ये क्या है, पहले 4 के 5 मल्टीपल हैं। क्लियर है। अगर आपको इस प्रकार से मल्टीपल दिए जाएं तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। तो अगर क्रमागत संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। जैसे यहाँ पर आप देखें 5 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या आप यहाँ छोड़ देंगे और 2 यहाँ छोड़ देंगे, 12 आपका क्या हो जाएगा, औसत होगा। अगर मान लो यहाँ पर आपको 4 संख्याएं दी जाती, जैसे 4 है, 8 है, 12 है और 16 है, और इसका माध्य आपसे पूछा जाता है या फिर मीन पूछा जाता, तो आप कैसे निकालते। अगर 4 संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्याओं की बीच वाली संख्या क्या होगी, आपकी माध्य होगी। तो 8 और 12 के बीच में क्या है, 10 है आपका। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो यहाँ पर 8 और 12 का एवरेज निकाल दें, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के और भी इस टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे सिंप्लीफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक संख्या यहाँ पर हमें दी गई है। अगर आप संख्या देखें, 18 × 6 + 2 का स्क्वायर × 3 है प्लस 27 है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन में क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनका आप इकाई का अंक चेक करें। यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका 0 है, इसमें आपका 2 है। अगर लास्ट वाले ऑप्शन में हम देखें तो नीचे आपका क्या है, 8 है। तो सभी का इकाई का अंक अलग है। तो अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इकाई का अंक पता करना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम आपको बोर्ड मास का यूज करना है। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है, अगर आप बोर्ड मास नहीं लगा पाते हैं, तो भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखें, आपसे बोला गया है कि 18 × 6 है प्लस 2 का स्क्वायर है इंटू 3 है
प्लस आपका 27 है। अब यहाँ पर देखें आप बोर्ड मास के हिसाब से कौन से चिन्ह आपके पहले सॉल्व होंगे। यहाँ पर आपका इंटू है, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू यहाँ प्लस है। तो आप भी जानते हैं कि मल्टीप्लाई पहले होता है, उसके बाद आपका एडिशन होता है। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये वाले पोर्शन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर 18 इंटू 6 करेंगे तो इसका सिर्फ इकाई का अंक देखें, 6 इंटू 8, लास्ट में क्या जाएगा 8 आएगा। इसको हम प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, वो 4 इंटू 3 12 का मतलब लास्ट में 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 27 के लास्ट में क्या है 7 है। अब यहाँ पर आप देखें 8 और 2 10 और 7 17 हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा इकाई अंक आपका 7 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले में 7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका 2 है और लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है 8 है। तो इकाई का अंक हमारा 7 होना चाहिए। तो ए वाला आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपका इतना समय लिया है, अदरवाइज विद इन सेकंड आप इसे सॉल्व कर पाते। यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर लेते, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा, लास्ट में 8 है, यहाँ पर 4 गुणे 3 12 का मतलब 2 है और यहाँ पर 7 है। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं कि 17 है, पीछे 7 आएगा, इनकी ये आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, आयु से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जल्दबाजी में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ें कि क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्योंकि आयु वाले टॉपिक में हमेशा क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है और उससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, 50 वर्ष बाद रोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 11 गुनी होगी। तो रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पर हमें बतानी है। तो हमसे बोला गया 50 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो यहाँ पर पहले हम वर्तमान मान लेंगे कि वर्तमान आयु रोहन की क्या है। तो वर्तमान अगर हम x मान लें तो 50 साल बाद आप भी जानते हैं कि 50 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 50 होगी। तो हमसे क्या बोला गया है कि 50 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है उसकी वर्तमान आयु की 11 गुना है। तो जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है वही वैल्यू हम पुट कर देंगे। 50 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो 50 वर्ष बाद कितनी है आप यहाँ पर देख पाएंगे, x प्लस 50 है। ये क्या बोला गया, उसकी वर्तमान आयु की 11 गुना है। वर्तमान आयु क्या है, x है, इसकी 11 गुना है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। x प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा 11x, x यहाँ पर माइनस होगा तो 10x बराबर कितना मिलेगा 50 है। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 5। सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक आयत की माप 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना मिल जाएगा 250। सी वाला ऑप्शन आप देख पाएंगे। कुछ ऐसे आसान से प्रश्न भी यहाँ पर आपके पूछे गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा एग्जाम का लेवल हाई मिलेगा। पिछले बार जैसे क्वेश्चन आपके सभी नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो एक आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक आपका आयत है, आयत कुछ कैसे होता है आपका इस प्रकार से, और एक आपका क्या है वृत्त है। दोनों का क्या है आपका क्षेत्रफल बराबर आपको बोला गया है कि आयत और वृत्त का क्षेत्रफल आपका बराबर है। तो हमें क्या बताना है, आयत की यहाँ पर भुजाएं आपको दे दी गई हैं कि एक आपकी 22 है, एक आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आप बड़ी वाली भुजा को 22 मान लें और छोटी वाली भुजा को 7 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या क्या हो जाएगी वृत्त की, r हो जाएगी। इनका क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। तो पहले अगर हम बात करें आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 22 इंटू 7। ये बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। तो इसको आप इस साइड ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 बराबर होगा 22/7 r स्क्वायर। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 से 22 क्या होगा कट जाएगा। तो 7 इंटू 7 बराबर r स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आएगा तो क्या मिल जाएगा 7 बाहर आएगा बराबर r। तो 7 क्या है इसकी त्रिज्या होगी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, सी वाला ऑप्शन आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दो वृत्तों की परिधि आपको दी गई है, उनका अनुपात यहाँ पर आपको बताया गया है कि दो वृत्त हैं, उनकी परिधि का अनुपात कितना है, एक का 25 और एक का कितना है 49 है। इस तरीके से दो वृत्त आपको दिए गए हैं। अब इनकी त्रिज्या यहाँ पर आपको बतानी है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो एक की त्रिज्या हम r1 मान लेंगे, एक की मान लेंगे r2। अगर हम बात करें परिधि की, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr1, क्योंकि 2πr क्या होती है आपकी परिधि है। त्रिज्या यहाँ पर r1 मानी है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन दोनों का अनुपात दिया है तो 2πr2 होगी। ये बराबर है आपके 25/49 के। अब यहाँ आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, तो हमें क्या बचेगा r1/r2 बराबर 25/49। और यही हमसे पूछा गया था। r1 r2 क्या है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो 25/49 क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो पहले तो यहाँ पर जो आपको ये चतुर्भुज के नाम दिए गए हैं इनका पता होना चाहिए, कौन सा चतुर्भुज कैसा होता है, तभी आप इसमें आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोम्बस बोला गया है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है, आपने वर्ग देखा होगा, वर्ग को अगर हम थोड़ा सा तिरछा कर दें, जैसे आपका वर्ग कैसे होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो आपकी बराबर हों, तो यहाँ पर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा समचतुर्भुज, यानी कि सभी भुजाएं क्या हम बराबर हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा क्या कर दें, इस तरीके से तिरछा कर दें, तो ये क्या बन जाता है हमारा समचतुर्भुज, यानी कि हमें वर्ग को थोड़ा सा धक्का लगाना है, तो ये यहाँ पर आपका वर्ग है, तो वर्ग से क्या बन जाएगा ये समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसका अगर आप विकर्ण देखें तो एक ये वाला विकर्ण आपका छोटा होगा और एक ये वाला विकर्ण आपका बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आयत की बात करें तो आयत आपको पता होगा आयत कैसा होता है, आयत कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखे होंगे। इसको अगर आप देखेंगे विकर्ण इसके, तो यहाँ पर एक विकर्ण आपका ये होता है और एक विकर्ण आपका ये होता है। इसके दोनों विकर्ण आप देखें दोनों बराबर हैं, तो आयत वाला इसका आंसर है। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो आयत को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से धक्का लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा समांतर चतुर्भुज, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज। अब इसके विकर्ण आप देखेंगे, ये वाला विकर्ण छोटा होगा और ये वाला विकर्ण आपका बड़ा होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन आप चेक करें, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आपने इनको देखा होगा, कुछ इस प्रकार से आपके बने होते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पर आपको इनका भी विकर्ण आपके बराबर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो भुजाएं इनकी पैरेलल होनी चाहिए, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो इससे हो जाएगा, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे करके मैं भी इन सब टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा। पहले यहाँ पर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी बेसिक जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर एक सर्व समीकरण का फॉर्म है, अगर आप इसको क्या मान लें, 8 को ए मान लें और 7 को क्या मान लें, आप बी मान लें। 7 को हमने बी मान लिया, 8 को ए मान लिया, तो यहाँ पर क्या फॉर्म बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे यहाँ पर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर, ए माइनस बी, ए का मान हमने क्या माना 8 है और बी का माना 7 है, तो 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप संख्याएं देखें, पहली वाली संख्या ही आपको 25 दे दी गई है, ये कितने का वर्ग होता है आपका, 50 का। तो यहाँ पर एग्जाम वालों ने बहुत हल्के में वर्ग 3 वालों को ले लिया है, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके नहीं पूछे जाने चाहिए। तो यहाँ पर ईएसबी ने वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों को बहुत हल्के में ले लिया, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाने चाहिए, ये वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का अपमान है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, चतुर्भुज के कोणों का मान यहाँ पर आपको x के फॉर्म में दिया गया है, तो x का मान हमसे पूछा गया। चतुर्भुज के सभी कोण आपको पता होने चाहिए कितने के होते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता होना चाहिए, इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आपको नहीं पता है तो आप वर्ग या फिर आयत से अंदाजा लगा सकते हैं, ये सारे कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री। अब इनका योग आपको बताना है, चार कोण दिए गए हैं, तो पहला है आपका 3x डिग्री प्लस दूसरा क्या है 3x प्लस 45 डिग्री है, अगला दिया गया है 4x माइनस 4 डिग्री और अगला है यहाँ पर x, ये बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री के। अब यहाँ पर x वाले आप अलग जोड़ लें, 3x 6x हो जाएगा, वो 4 ही है और 1 ही है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 11x। यहाँ पर 45 प्लस का है, यहाँ पर 4 माइनस का है, तो प्लस का 41 बचेगा बराबर 360। 41 को आप 360 से माइनस कर दें तो 11x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 41 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 319। 11 से आप 319 को काट दें, 2 बार कटेगा, यहाँ पर लास्ट में 9 बचेगा, तो कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर आपका 29 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पेडागोजी से प्रश्न आपका पूछा गया, तो इसे आप देख सकते हैं। नीचे और आए, यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेडागोजी वाले आप क्वेश्चन देख लें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
सुषमा ने 2 लीटर 960 मिलीलीटर दूध और 1 लीटर 350 मिलीलीटर तेल खरीदा, तो इनका अनुपात बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करें, आंसर क्या होगा या फिर इसको हम कैसे निकालेंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, इसका कमेंट आप जरूर करें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हमें संख्याओं का योग बताना है। संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याएं आपकी क्या दी गई हैं। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहली संख्या आपको दी गई है 14x प्लस 10y माइनस का है यहाँ पर 12xy माइनस 13। अगली संख्या आप देखें 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा दिया गया है, तो इसको भी हम इसके जैसा बना लेंगे। जैसे यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको विथ चिन्ह आपको यहाँ पर लिखना है। 8xy किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो यहाँ पर 8xy आपका प्लस का रहेगा। x देखें आप, x किसके साथ है, माइनस के साथ है, तो आप माइनस 7x लिख दें। यहाँ पर y किसके साथ है, माइनस चिन्ह के साथ है, तो माइनस यहाँ पर आपका 10y हो जाएगा। xy किस चिन्ह के साथ है, प्लस के साथ है, तो यहाँ पर प्लस 8xy लिख दें। अगली संख्या देखें आप 18 किसके साथ है, अगर कोई चिन्ह आगे नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस का यहाँ पर 18 है। अगली संख्या यहाँ पर 4xy दी गई है, लेकिन चिन्ह आगे कुछ नहीं है तो उसको हम प्लस मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4xy। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर हम जोड़ते हैं तो इनका कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले देखें आप, ऊपर 14x प्लस का है, नीचे 7x माइनस का है, तो ये प्लस का 7x आपका बचेगा। यहाँ पर 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, तो y की टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। ऊपर यहाँ पर 12xy माइनस का है, वो नीचे 8 और 4 12xy प्लस का है, यानी कि इससे भी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा। 18 और 13, 18 प्लस का है, 13 माइनस का है, तो संख्या प्लस वाली बड़ी है, इसलिए यहाँ पर 5 बचेगा। 7x प्लस 5 इसका आंसर है, डी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार से लिख लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जिससे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमें सबसे बड़ा अवनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो पहले तो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, GCF। GCF ही आपका क्या होता है, SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों आपकी एक ही चीज होती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बड़ा वाला जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्त। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है, आपसे महत्तम समावर्त नहीं पूछा गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल दिया, इसका मतलब भी आपका महत्तम समावर्त होता है। तो महत्तम समावर्त आपका क्या होता है, यहाँ से हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याएं आपको दी गई हैं, 16p की पावर 6 q, यहाँ पर 4p की पावर 5 q स्क्वायर, और एक बड़ी सी संख्या यहाँ दी गई है, यहाँ पर 24p की पावर 3 और q की पावर 3 है। तो पहले तो जो आपको संख्याएं दी गई हैं, इनका आप देखें SCF क्या होगा। यहाँ पर 16, 4 और 24 कौन सी संख्या से डिवाइड होता है, ये होता है आपका 4 से। तो सबसे आगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। पहले ऑप्शन में आप 4 देख पाएंगे, दूसरे में 3 है, लास्ट वाले में 8 है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। इसके बाद हमें देखेंगे यहाँ पर p की पावर 6 है, यहाँ p की पावर 5 है, और यहाँ पर p की पावर 3 है। तो ऐसी संख्याओं का SCF हम कैसे निकालते हैं, जिनमें पावर दी गई हो। सबसे कम पावर वाला ही यहाँ पर SCF होता है। जैसे यहाँ पर p की पावर 3 सबसे कम पावर है, तो ये हमारा SCF होगा। अगर हमसे LCM पूछा जाता तो सबसे बड़ी पावर यानी कि p की पावर 6 को हम LCM बोल देते। अगला है क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू क्यूब है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, छोटी पावर क्या होगी, ओनली क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा SCF होगा। ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया आपको। यदि मैदान की चौड़ाई 30 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया गया है, 5 आपका L है और 2 आपका B है। B आपको 30 के बराबर दिया गया है, यानी कि 2 बराबर है 30 के, तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 15 के। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 × 15, यानी कि 75 के बराबर होगा। B वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, 100 रुपए को संगीता और मनीषा के बीच 3:2 के अनुपात में बांटना है, तो संगीता द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। तो अनुपात में बांटना आप सभी को आता होगा कि 3:2 में बांटने का मतलब क्या है, टोटल 5 हिस्से करना है। 5 हिस्सों की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अब एक को मिलेगा 2 हिस्सा, एक को मिलेगा 3 हिस्सा। संगीता और मनीषा को 3:2 में बांटना है। यहाँ पर हमें बताना किसका, संगीता का, यानी कि संगीता को कितना मिलेगा आपका, 3 हिस्सा। तो एक की वैल्यू 2 है, तो 3 की कितनी होगी, 3 × 20 बराबर 60। बी वाला इसका आंसर है। आप गलती से यहाँ पर 2 का गुणा ना कर दें 20 में, क्योंकि इससे 40 मिल जाएगा। 40 आपका मनीष का हिस्सा है, तो ये आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन में संगीता का पूछा गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर हमें समतुल्य बताना है 1/2 अनुपात 1/3 के। तो यहाँ पर अनुपात को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 आपको दिया गया है। तो इनको हम नॉर्मल अनुपातों बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले संख्याओं के एलसीएम से गुणा कर देते। तो दोनों तरफ एक संख्या का आप गुणा कर दें जो इनका एलसीएम है। एलसीएम आपका क्या है, 6 है। यहाँ पर 1/3 इंटू एलसीएम 6 हो जाएगा 2 और 3 का। तो 2 से कटेगा 3 बार, यहाँ पर 3 से कटेगा ये 2 बार। तो 3:2 क्या है, आंसर है। अगर आप ऑप्शन देखें यहाँ पर आपको 2:3 भी दिया गया है, तो इसको आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि आपका 3:2 आंसर है। आंसर क्या होगा, लास्ट वाला 3:2 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी में आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें। आप ये भी गलती ना करें कि यहाँ पर बटे में 2 है, यहाँ पर बटे में 3 है, तो 2:3 ही आंसर कर दें, ये आपका गलत हो जाएगा। अनुपात आप कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पेडागोजी से पूछा गया है, इसे आप देख लेंगे। थोड़ा सा और नीचे आए, यहाँ पर आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। समीकरण एक दिया गया है, इसमें आपको चिन्ह बदलना है कि कौन सा चिन्ह बदला जाए जिससे हमारा आंसर आ जाए। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीका लगाना है। आप यहाँ पर एक गलती ना करें कि डायरेक्ट यहाँ पर चिन्ह बदल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। पता चला कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, लगातार आप टाइम खराब करते जाएं लेकिन आपको बहुत लंबे समय के बाद आंसर मिले। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको चिन्ह क्या बदलना है। पहला चिन्ह है कि डिवाइड को हम इनटू से बदलें। तो डिवाइड और इनटू कहाँ पर है आप देखें, जैसे यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड की जगह अगर हम इनटू कर दें और इनटू की जगह अगर हम डिवाइड कर दें तो बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी, 25 × 5 / 12। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू के पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 5 12 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आप नहीं ले सकते। ऐसे आप अगले ऑप्शन चेक करें। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, डिवाइड को हमें प्लस के चिन्ह के साथ चेंज करना है। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आप डिवाइड लिख दें। जैसे यहाँ पर हम डिवाइड लिखें, यहाँ पर हम क्या लिखें, प्लस लिखें। तो क्या 65 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये आपका दशमलव में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अगला ऑप्शन आप चेक करें, ये लास्ट वाला ऑप्शन पहले आप चेक कर लें। यहाँ पर डिवाइड और माइनस का रूल है, तो माइनस को डिवाइड के चिन्ह के साथ हमें चेंज करना है। तो पहले आप देखें माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको अगर हम डिवाइड बना लें, इसको अगर हम माइनस बना दें तो 2 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। सी वाले को आप टिक कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, इससे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करना है। आप एक एक चिन्ह वहाँ पर पुट करके वैल्यू चेक ना करें क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा समय आपका खराब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपको चिन्ह और संख्या दोनों चेंज करनी है और इसका मान बताना है। अब यहाँ पर आपको पहले से मान नहीं दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 + 2 × 7 डिवाइड है 4 - 3 के। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चेंज करना है, प्लस और डिवाइड को चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो इसको हम डिवाइड बना देंगे। और संख्या क्या क्या चेंज करनी है, 6 को 4 के साथ। तो जहाँ 6 है वहाँ पर हम 4 लिखेंगे और जहाँ पर 4 है वहाँ पर हम 6 लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 4 प्लस की जगह डिवाइड लिखना है, 2 × 7। डिवाइड की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है। वो 4 की जगह आपको 6 - 3। अब यहाँ पर आपको बोर्ड मास का यूज करना है। बिना बोर्ड मास के आप लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, × 7 + 6 - 3 है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, इनटू होगा। तो ये 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 + 6 - 3। अब आप प्लस माइनस में कोई भी चिन्ह पहले सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले इसको घटा दें, आप चाहे तो पहले जोड़ लें फिर घटाएं, इससे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 14 6 20 - 3 17 बचेगा। तो 17 ही इसका क्या है, आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आसान से आपके पूछे गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर आपका एक पेडागोजी से दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे आए, यहाँ पर आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। थोड़ा और नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप पेडागोजी के क्वेश्चन देख कर जाएंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी संख्या का 4/5वें हिस्से का 20% 60 है। तो पहले हम संख्या मान लेंगे, वो संख्या क्या है, x है। x का 4/5वें हिस्से का 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। ये आपको दिया गया कितने के, 60 के बराबर है। तो 20 से क्या कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x × 4/25 बराबर आपका 60 है। अब यहाँ पर 4 से 15 बार कट जाएगा। तो 15 × 25 कितना होता है आपका, ये बराबर मिल जाएगा आपको 375 के। ऑप्शन बी वाला आप देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे ट्रेन से पूछा गया है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक ट्रेन पहले स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को उतार देती है और 50 यात्रियों को ले लेती है।
अगले स्टेशन पर वह शेष यात्रियों का आधा उतार देती है और 25 यात्रियों को ले लेती है। यदि ट्रेन में अब 150 यात्री शेष हैं तो ट्रेन में कुल कितने लोग सवार थे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेंगे कि पहले ट्रेन में कितने कुल सवार थे, यहाँ कि कुल x यात्री पहले उसमें सवार थे। तो यहाँ पर बोला गया कि पहले स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को उतार देती है। तो अगर यहाँ पर पहले x यात्री सवार थे और जब ये पहले स्टेशन पर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3 यात्रियों को उतार देगी। 1/3 यात्रियों को उतारने का मतलब क्या होता है, अगर ट्रेन में कुल 3 यात्री हैं तो इसमें से एक यात्री को उतार देना। एक यात्री को अगर उतार देंगे तो कितने बचेंगे, शेष 2/3 बचेगा। यानी कि अगर 1/3 हिस्सा यहाँ पर उतार दिया जाता है तो 2/3 हिस्सा शेष बचता है। तो अगर पहले x था तो इसका 1/3 उतार दिया, यानी कि कितना बचेगा, 2/3x। इतना यहाँ पर यात्री शेष बचेंगे। अब इसके बाद क्या किया है, 50 यात्री इसमें और बैठा दिए गए। ये पहले स्टेशन की कंडीशन है, तो 50 और बैठाएंगे तो कुल इतने यात्री यहाँ पर पहले स्टेशन पर हो जाएंगे। अब यहाँ से ट्रेन चलेगी सेकंड स्टेशन पर, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, सेकंड स्टेशन पर आधे यात्री उतार दे रही है। आधे उतारने का मतलब है 1/2 को उतार देना। तो अगर आधे उतार दिए इसका मतलब कितने बचे हैं, आधे यहाँ पर शेष बचेंगे। तो जो भी यात्री यहाँ पहले स्टेशन पर थे उसका आधा बचेगा, यानी कि 2x/3 + 50 का, इसके टोटल का कितना बचा, यहाँ पर आधा बचेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 25 यात्री और बैठा ले रहे हैं इसमें। तो 25 और बैठाएंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल इतने होंगे। अभी जाके कितने हो गए, इसमें बराबर हो जाएगा आपका 150 के, क्योंकि सेकंड स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंचती है तो 150 बचते हैं। अब यहाँ पर 25 ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 125 बचेगा। यहाँ पर 125 में हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x/3 + 50 बराबर हो जाएगा 125 में 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250। अब 50 यहाँ पर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 200। 2x/3 बराबर आपका 200 बचेगा। 2 से कट जाएगा ये 100 बार, तो x कितना मिल जाएगा, 3 × 100 बराबर 300। 300 इसका आंसर है, सी वाला आप टेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इतने प्रश्न आपके मैथ के 7 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। यहाँ पर एक एक करके मैंने आपको सभी सॉल्व करा दिए हैं। आगे चल के जितनी भी आपकी शिफ्ट हैं सभी के पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे सारी अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उनको जाकर भी आप देख सकते हैं। जो पिछले वर्ग 3 के एग्जाम के टाइम पूछे जा रहे थे, मैंने वहाँ पर सभी पेपर का एनालिसिस भी कराया था। इसके साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी टॉपिक को भी पढ़ाया था, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। उनसे एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ साथ अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।